आप कोशिश कीजिए, काफ़ी डेटे भी नोट कीजिए और हर बात की तरफ पूरा ध्यान रखिए। मैंने बचपन में एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था दो चोर। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर एक फिल्म और देखी, चोर मचाए शोर, है जी। अब आज मैं बड़ा हो गया तब उसका एक रीमेक आ गया, GC1 एंड GC2, गोलक चोर 1 एंड गोलक चोर 2। अभी मैं विस्तार से इनके बारे में, इनकी एक्टिंग के बारे में, इनकी नौटंकी के बारे में आपको समझाऊंगा। GC1 चूंकि इंटरनेशनल प्रेजेंट है तो इसलिए इंटरनेशनल चोरियों में उनका हाथ रहा है। डॉलर्स की चोरी के भी केस उनके ऊपर चल रहे हैं, चाहे वो गुरुद्वारा कमेटी ने डाले हैं या मैंने डाले हैं। और GC2 जो है वो इंडिया में अभी तक सीमित है। इंडिया में कई तरह की कोई करप्शन हो, गोलक चोरी की दुर्घटना हो, गोलक चोरी के साथ करप्शन के साथ केस जुड़े हुए हो, और किसी तरह की कोई नौटंकी करनी हो, वो GC2 की जिम्मेवारी उसकी वो एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं। इसके बाद लेकिन एक बात दोनों में कॉमन है कि दोनों एक ही स्कूल, एक ही इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं। बादल करप्शन एंड गोलक दुर्गतो टेक्नोलॉजी सेंटर, दोनों की पढ़ाई एक ही जगह से हुई है। क्योंकि अगर एक करप्शन करता है तो दूसरे का भी स्टाइल वही है। अगर एक किताबें छपवाता है तो वहां पर वो बुक शॉप नहीं मिलती, वो फैक्ट्री नहीं मिलती, वो एड्रेस नहीं मिलता, और चेक बना के दे दिया जाता है और पैसे गुरु की गोलक से लूट के फिर वापस मंगवा लिए जाते हैं। तो दूसरा भी वही करता है, वही तरीका अपनाता है, तिरपाले खरीदता है, टेंट खरीदता है, लेकिन वो दुकान, वो फैक्ट्री, वो कंपनी कहीं पर भी नहीं मिलती। स्टाइल सेम है क्योंकि पढ़ाई एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज से हुई है, दोनों बादल इंस्टीट्यूशन से निकले हैं, उसी पार्टी से संबंधित भी रहे हैं। तो मैं कहना सिर्फ इतना चाहूंगा कि पहले बात करते हैं GC1 की। GC1 जो भी जागो पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे संबंधित है, आप समझ ही गए होंगे। मैं बात कर रहा हूं आज सरदार रणजीत सिंह जीके की, जिनको मैं प्यार से GC1 कहता हूं। उनके ऊपर 3 केस हुए जिसको लेके मैंने कोर्ट में पहले थाने में कंप्लेंट की। थाने वालों ने जब मेरी सुनवाई नहीं की तो फिर उसके बाद मैं कोर्ट गया। कोर्ट ने उनके ऊपर किस तरह FIR दर्ज की उसके बारे में मैं बताऊंगा। उसमें 3 केस थे। एक 1 लाख कनेडियन डॉलर किसी ने बाहर से डोनेशन भेजा, जिसकी इंडियन मनी 51,57,73 रुपए बनती थी। वो गुरुद्वारा कमेटी के अकाउंट में कैश होता है। ठीक उसी समय पर गुरुद्वारा कमेटी के जो हमारी चेस्ट है जिसमें सारे गुरुद्वारों की गोलक एकत्रित होती है, इकट्ठी होती है, वहां से सेम वही अमाउंट, ध्यान करने वाली बात है, क्योंकि बाहर से कैनेडियन डॉलर आया 1 लाख रुपया, तो जब उसकी इंडियन मनी में वो कन्वर्ट हुआ तो पैसों का डॉलर्स के हिसाब से जो रेट होता है 51,57,73 रुपए 20 पैसे, ये बैंक में कैश हो गया। कितनी हैरानी की बात है कि उतना ही अमाउंट, बिल्कुल 51,57,73 रुपए 20 पैसे गुरुद्वारा कमेटी की चेस्ट से उस दिन निकाले जाते हैं। एक नकली बैंक की स्लिप भर के रखी जाती है, एक नकली वोचर बना के रखा जाता है, और ये शो किया जाता है कि जो अकाउंट में पैसे आए हैं वो हमने जमा कराए हैं। लेकिन हम ये कोर्ट में साबित करने में कामयाब रहते हैं कि अगर 2 जगह से 51,57,73 रुपए 20 पैसे आए हैं तो अकाउंट में 2 एंट्री होनी चाहिए। पैसा तो आया एक, और एक जो गुरुद्वारा कमेटी से गया वो पैसा कहाँ गया। एक केस ये था। दूसरा केस था 80,000 किताबों को छपवाने का। 80,000 किताबों का ऑर्डर दिया जाता है जिन वेंडर्स को। हमने कोर्ट में ये प्रूव कर दिया कि वो वेंडर्स ने खुद मान लिया कि हमने कभी किताबें नहीं छापी, क्योंकि उस जगह पर वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी। उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि हमने वो जो चेक लिए थे उसके पैसे निकलवा के वापस इनको कैसे दिए हैं। ये मैं नहीं कह रहा,
ये वो वेंडर्स कह रहे हैं, उन्होंने पुलिस को भी ये स्टेटमेंट दी है और कोर्ट में भी 306 की एप्लीकेशन लगाई है सरकारी गवाह बनने के लिए। उसके बाद तीसरा उनके ऊपर इल्जाम था, रैनबी क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसने पिछले 3 सालों से 2014-15 से लेकर 2016-17 तक 18 तक कोई काम नहीं किया, लेकिन उस कंपनी को दिखाया जाता है कि उस कंपनी ने गुरुद्वारा कमेटी को माल भेजा, उसके बदले में उसको अकाउंट में पेमेंट की गई, जबकि सरकारी खाते में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास वो कंपनी पिछले 3 साल से बंद थी और उस कंपनी को उन जो 3000 कंपनियां लगभग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने बंद की थी, उसमें उस कंपनी का नंबर 22032 पे वो बंद आ रही थी कि यह कंपनी बंद है। मजे की बात, जो असली बात है, वो कंपनी किसकी थी? रैनबी क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड। उसके डायरेक्टर कौन थे? उसके डायरेक्टर थे मंजीत सिंह जीके की बिटिया और उनके दामाद। उस कंपनी का एड्रेस क्या था? हमने प्रूव कर दिया, उस कंपनी का एड्रेस वही था जो जिस मकान में, जिस घर में मंजीत सिंह जीके आज भी रह रहे हैं। हैरानगी की बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जागो पार्टी से कहा जाता है जगह जगह हर मीटिंग में कि इल्जाम अभी साबित तो नहीं हुए ना। बस कितने कमाल की बात है, इसमें साबित वाली बात बची कहां? आपके घर के एड्रेस पे कंपनी, आपकी बिटिया और आपके दामाद उसपे वो उसके डायरेक्टर्स, पेमेंट उनके अकाउंट्स में हुई है। इस बात का प्रूफ है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने इसका जवाब दे दिया। किताबों उन्होंने सरकारी गवाह बनने की हामी भर दी, कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करी है जी, और जो 51 लाख का वो भी हमने बता दिया। अब कहने का मतलब यह कि अभी तक बोल रहे हैं कि इल्जाम अभी लगाए हैं, प्रूफ तो नहीं हुए ना। तो भैया ये कोई 3 घंटे का फिल्म का शो थोड़ी है कि अभी बच्चा जवान हुआ, अभी वो उसने एक छलांग लगाई रेलगाड़ी पे, वो बड़ा हो गया, थोड़ी देर में उसने ये कर दिया और 3 घंटे के एपिसोड में सारी पिक्चर का रोल खत्म हो गया कि कहां से शुरू हुआ कहां पे खत्म हो गया। भाई कोर्ट है, टाइम लगता है। 2 साल में केस इस स्टेज पर पहुंचा कि आपने पुलिस को सेट किया, पुलिस के साथ हैंड ग्लव्स हुए, पुलिस ने एफआईआर नहीं की, लेकिन कोर्ट ने सारे प्रूफ देख के माना कि गड़बड़ हुई है। मैं नहीं कह रहा, ऑर्डर्स बोल रहे हैं। उन ऑर्डर्स में कोर्ट ने पुलिस को बार बार फटकार लगाई है। माननीय कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि अगर आप एफआईआर नहीं करते तो फिर हम आपको ऑर्डर देंगे एफआईआर करने का। तो फिर एफआईआर हो गई, पुलिस के साथ फिर आपकी मिली भगत, 420 के केस में आपको एफआईआर कर दी। हमने कहा कि गड़बड़ घोटाले तो और भी है, इसमें तो सेक्शन बहुत सारे करने चाहिए। तो फिर पुलिस को कोर्ट के कहने पर बाकी सेक्शन भी बाद में ऐड करने पड़े, 369, 367, 370, 20B। तो उसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि साबित नहीं हुआ, तो भाई कब साबित करूंगा? साबित करने का और क्या स्टाइल होता है? मतलब 10 मिनट में 2 घंटे की फिल्म में सारा कुछ खत्म हो जाएगा। ये है एक GC1। अब उसके बाद आते हैं GC2 पर। GC2 का आप देख लीजिए, GC1 में इसलिए उनको नाम दिया कि कोई ये ना कहे कि उनको GC1 क्यों दिया, मुझे GC1 क्यों नहीं दिया। तो भाई उनके ऊपर 3 एफआईआर है, आपके ऊपर 2 हैं, इसलिए वो फर्स्ट है, आप सेकंड है जी। तो जिसके ऊपर 3 है तो फर्स्ट तो वही हुआ ना। तो अब GC2 की बारी आती है सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, उनके ऊपर 2 एफआईआर हो चुकी है। पहली एफआईआर होती है तो बोलते हैं जी मेरे नाम थोड़ी है, मेरे नाम थोड़ी है, ये तो सारे ऑफिस बेरों के नाम है, गुरुद्वारा कमेटी के नाम है, चलो कोई बात नहीं। दूसरी एफआईआर होती है वो उनके नाम से होती है। तो आज मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जनरल हाउस में आपने बोला था कि जिस दिन मेरे नाम पर एफआईआर होगी मुझे मुंह काला करके गुरुद्वारा कमेटी से निकाल देना। तो वे इतने बुरे तो हम नहीं, आप खुद ही चले जाओ छोड़ के। अगर थोड़ी सी गैरत, थोड़ी सी शर्म बाकी है तो भाई आप खुद ही चले जाओ ना। काम आपका भी वही है, गुरु घर में तिरपालों की खरीद दिखा दी, टेंटों की खरीद दिखा दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं अपने बारे में बात करता हूं कि जो जागो पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 दिन पहले सब्जी के मैटर्स को उठाया। वैसे तो मैं पिछले 2 साल में 20 बार कम से कम इन बातों का जवाब दे चुका हूं, पर मेरी आदत है कि अगर कोई बात करे तो उसका रिप्लाई देना जरूर बनता है, वो तथ्यों पे सही बनता है। खाली एक नोट रख के पढ़ते जाओ रामायण की तरह वो नहीं,
तथ्यों की तरह उसका जवाब देना पड़ता है और विद प्रूफ देना पड़ता है। तो मैं आज आपको वो सारे पेपर शो करूंगा कि किस तरह से सब्जी की एफआईआर होती है और 2 बारी डिसमिस होती है, 1 बारी नहीं 2 बारी, 2 टाइम डिसमिस होती है। पहले 2013 से 2013 में केस चलता है और 2015 में खत्म होता है। उसके बाद 2000 जो आगे केस चलता है उसके बारे में बाद में बताता हूं। 2013 में केस चला, 2015 में खत्म हुआ। तो मैं उनसे सिर्फ पूछना चाहता हूं जिन्होंने केस डाला, ये सब्जी का सरदार रणजीत सिंह जीके, 2013 में आपके बड़े भाई साहब सरदार रणजीत सिंह जीके उर्फ GC1 गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान बन गए थे। केस कोर्ट में चल रहा था, तो 2 साल के अंदर अंदर आपने उस केस में पार्टी बनकर मेरे खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? किस लिए एक्शन नहीं लिया? क्या मैं आपको उस टाइम ठीक लगता था, गलत लगता था? आपने उस टाइम एक्शन क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि मैं आपकी पार्टी में था। क्या आपने अपनी पार्टी मेंबर्स को, जो आपके नीचे जितने भी हो, उनको इस बात की छूट दे रखी है कि आप जितनी मर्जी करप्शन करो, जितनी मर्जी लूट करो, जितनी मर्जी चोरी डकैती करो, तो उनको माफ है? क्यों आपको कि आप मेरी पार्टी में हो? क्या आपने इस तरह के कोई कायदे कानून बना रखे हैं कि जब तक वो आपकी पार्टी में रहेगा वो पाक साफ है, जब वो आपकी पार्टी से चला जाएगा तो वो दोषी हो जाएगा? 2013 से 15 में वो केस चलता है, 13 में चलता है, 15 में खत्म हो जाता है। अब बात आती है 2015 से 18 तक, तब भी रणजीत सिंह जी के प्रधान है, रेगुलर प्रधान है पिछले 7 साल से 6 साल से, तब भी कोर्ट में कोई इनकी तरफ से केस नहीं डाला जाता। 4-5 साल ये सोए रहते हैं। 2015 में केस खत्म हो गया, 2018 तक प्रधान रहे, कोई केस नहीं डाला जा रहा। अब केस कब डाला जाता है मैं उसके विषय में आपको बताता हूँ। मेरी नेचर क्या रही है, मैं उसके साथ भी बिल प्रूफ हर बात करता जाऊंगा। 29/5/2018 को दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में एक जनरल हाउस होता है, उसके बाद मैं एक थाने में एप्लीकेशन लगाता हूं कि यहाँ पर जो तथ्य पेश किए जा रहे हैं, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में कई तरह की गड़बड़ घोटाले हैं, कई तरह की करप्शन है। उस करप्शन को लेकर मैं मोती नगर थाने में DD नंबर 68B डेट 29/5/18 को एक लेटर लगाता हूं और उसके बारे में सारे तथ्य देता हूं। खाली वहीं नहीं लगाता, उस लेटर को मैं DCP और कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी देता हूं, ये नीचे उनकी भी कापियां हैं। उसके बाद 21/10/2018 ये जो अभी केस हुए जिसके बारे में मैं GC1 के बारे में बता रहा था, सरदार रणजीत सिंह जीके के बारे में, उसकी कंप्लेंट मैं 21/10/18 को नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में करता हूं, पुलिस कमिश्नर को करता हूं, DCP दिल्ली पुलिस को करता हूं नॉर्थ एवेन्यू को। 21/10/18 डेट को याद रखना, सन 18। मैं कहता हूं कि ये तीनों कांड हुए हैं। $1 लाख कैनेडियन डॉलर की गड़बड़ी हुई है, बुक्स नहीं छपे, उनके बिल पास हुए हैं। रेमडी क्लोथिंग लिमिटेड नाम से कंपनी जीके के घर पे बनी हुई है, उसकी बेटी दामाद की, इसमें वो बहुत सारे इल्जाम लगाता हूं। तब भी ये मेरे खिलाफ एफआईआर कराने या सब्जी का केस डालने नहीं जाते। उसके बाद मैं 28/12/2018 को एक एप्लीकेशन लगाता हूं नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में, जिसका DD नंबर है 34A 28/12/2018। क्योंकि 28/10 को मैं कंप्लेंट कर चुका हूं, उन 2 महीने में मुझे कई तरह की धमकियां मिलती है, कई तरह से अपनी एप्लीकेशन को वापस लेने के लिए दबाव बनता है। तो मैं 28/12/2018 को फिर एक पुलिस कमिश्नर को, एक DCP को, एक नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन को ये लगाता हूं कि ये लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि तुझे सब्जी के मैटर में झूठे एविडेंस बना के फंसा देंगे। मुझे सपना नहीं आ गया था कि अभी केस करेंगे, लेकिन मैंने जो मुझे ये धमकियां दे रहे थे मैंने उसके बारे में बताया। और ये पुलिस की कंप्लेंट है, जिसको कॉपी चाहिए, रणजीत सिंह जीके को चाहिए, मजिंदर सिंह सिरसा को चाहिए, मैं दे दूंगा। ये दिसंबर 2018 में मैं इस तरह की एप्लीकेशन 3-4 जगह लगाता हूं। DD नंबर से, क्योंकि ये कोई गलत कागज हो नहीं सकता। 28/12/2018 को जो मैं बाकी कापियां DCP नॉर्थ एवेन्यू को भेजता हूँ, पुलिस कमिश्नर को भेजता हूँ, ये उसकी कापियां हैं सारी, सब साथ में लगी हुई है। हर कापी के साथ DD नंबर है, सब कुछ है। मेल से भी भेजी हुई है कमिश्नर साहब को। यहां तक वो मेरे ऊपर सब्जी का केस नहीं डालते, यहां तक मैं ईमानदार हूं, सिर्फ अभी धमकियां दी जा रही है। उसके बाद 16/3/2019 को 28/12 की कंप्लेंट के बाद 3 महीने बाद मैं फिर रिमाइंडर डालता हूं, क्योंकि उन 3 महीनों में मुझे और तंग किया जा रहा था, धमकियां दी जा रही थी। फिर मैं डालता हूं रिपीट पुलिस कमिश्नर को, नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन को, DCP अपना नॉर्थ एवेन्यू को। ये सब्जेक्ट, इसका DD नंबर है 21A 16/3/2019।
कि ये मुझे कह रहे हैं कि तेरे को सब्जी के मैटर में फंसा देंगे। इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है सब्जी का मैटर कि तुझे इस मैटर में फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना। उसके बाद क्या होता है कि मैं दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के मौजूदा ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट जो उच्चम होते हैं हरमीत सिंह कालका, क्योंकि जीके जी को उस मैटर में जब उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है जनवरी 2019 में, तो उनको वहां से हटना पड़ता है, शर्म के हमारे पार्टी को उनको हटाना पड़ता है। तो ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट होते हैं हरमीत सिंह कालका। ये लेटर है 5/4/2019 का दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का हरमीत सिंह कालका का लिखा हुआ। वो इसमें लिख रहे हैं कि मुझे ऑफिस के स्टाफ ने गलत गाइड किया, मिस गाइड किया, इसलिए मैंने जो अथॉरिटी को लेटर निकाला था या कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई थी वो मुझे गलत गाइड करके बनाई गई थी। सो जैसे ये बात मेरी नॉलेज में आई तो मैंने इस लेटर को कैंसिल कर दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, हरमीत सिंह कालका जी कह रहे हैं ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट। और दूसरी एक बात नोट करने की और है कि तब तक मैंने श्रोमणी अकाली दल बादल ज्वाइन नहीं किया था। ये बात है अप्रैल की। मैंने ज्वाइन किया था नवंबर 2019, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद। तो इसलिए मैं इनकी पार्टी का मेंबर भी नहीं था, निर्दलीय मेंबर था। उसके बाद मैं दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी को एक आरटीआई डालता हूं। आरटीआई डालता हूं मैं 16/4/2019 को। 16/4/2019 को मैं आरटीआई डालता हूं, जिसमें मैं पूछता हूं कि क्या 2009 से 13 के बीच जब मैं दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में जनरल सेक्रेटरी रहा, क्या सब्जी के प्राइसिंग, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी में, मेरा ये पहला क्वेश्चन है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ हुई है तो आप कृपया मुझे बताएं। तो भी उसका जवाब ये मुझे दिया जाता है कि हमारे यहाँ आपके टर्म में जो काम हुआ था उसमें प्राइसिंग, क्वांटिटी, क्वालिटी को लेकर किसी तरह का कोई गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा मेरा क्वेश्चन होता है कि क्या आपने रूटीन चेकिंग में इसकी जो ऑडिट वगैरह करवाई है, तो उसके विषय में वो जवाब देते हैं कि हमारी सब ऑडिट कंप्लीट है, हमने सारे अकाउंट चेक कर लिए हैं, तो इसमें भी किसी तरह की कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है। तीसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि क्या आज तक दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने किसी तरह की कोई कंप्लेंट मेरे खिलाफ फाइल की है या किसी को ऑथराइज किया है? तो उसका जवाब भी वो देते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनकी इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं अवनीत को, इन बातों का जवाब ये दे रही हैं, लेकिन अकेले ये नहीं दे रही। अब सबसे बड़ी बात ये है, ये जवाब कौन दे रहे हैं? ये जवाब दे रहे हैं कमेटी के 11 ऑफिसर्स, उनके डिपार्टमेंट्स की स्टैम्प्स हैं, उनके सिग्नेचर्स हैं, चाहे वो अकाउंट डिपार्टमेंट है, चाहे रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है, चाहे जनरल मैनेजर है, चाहे परचेज मैनेजर है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, उन सबके ये सिग्नेचर्स हैं विद स्टैम्प। आरटीआई सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने नहीं बनाई है। तो आरटीआई एक तरह का सरकारी दस्तावेज हुआ जिसके विषय में आप जो भी जानकारी देते हैं वो सही होनी चाहिए। अगर आप सही नहीं देते तो सबसे पहले तो आपके ऊपर ही एक्शन होता है। उसके बाद इसको लागू मैंने नहीं करवाया। अगर दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने इसमें सारे 11 ऑफिसर्स ने जवाब दिया तो अब किसकी कितनी मिली भगत होगी, क्या होगा, ये मैं नहीं जानता। मैंने तो आरटीआई से मांगा, उन्होंने मुझे दे दिया। इतना ही बंद नहीं है, इसके बाद 24/4 उसके ये जो 16/4 है, अब इसके बाद जो मोड़ आता है कि इसके बाद हरजीत जीके मेरे खिलाफ जाता है। आप याद करो, मैं शुरू हो गया 2018 से और उसको अब याद आई मेरे खिलाफ सब्जी का केस दायर करना चाहिए। तो अप्रैल 2019 में 16/4 के बाद 23/4 को मेरे खिलाफ कोर्ट में जाता है सब्जी के मैटर को। अब आप ध्यान कीजिए कि 2013 से लेकर 2019 अप्रैल तक इनको मैं बिल्कुल पाक साफ लगता हूं। ये प्रधान है, इनके ऊपर जब तक एफआईआर नहीं होती तब तक ये मेरे खिलाफ नहीं जाते। कब जाते हैं? जब एफआईआर हो जाती है, सारी चीजें हो जाती हैं, फिर 23/4 को ये कोर्ट में जाते हैं मेरे खिलाफ केस करने के लिए। हल क्या होता है? 23/4 के बाद जब केस ये दायर कर देते हैं तो दिल्ली पुलिस का जो आईओ उसमें अपॉइंट होता है वो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी से 8-10 तरह के क्वेश्चन पूछता है। वही जो मैंने पूछे थे उससे कुछ अलग क्वेश्चन हट के पूछता है, प्राइस को, क्वालिटी को, क्वांटिटी को, हमारा प्रोसीजर क्या है, आपका आप कैसे सामान खरीदते हो, कैसे सामान बेचते हो। ये 4 पेज का वो क्वेश्चन पूछता है। ये चारों पेज के क्वेश्चन के जवाब कौन दे रहा है? दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का जनरल मैनेजर। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का जनरल मैनेजर। चलो आरटीआई में तो मेरी मिली भगत हो गई, आरटीआई में हो सकता किसी वजह से उन्होंने गलत जवाब दे दिए। अब तो भाई दिल्ली पुलिस के आईओ ने पूछा, 10 सवाल पूछे, 10 सवालों के जवाब में भी आपने
नक्शल में वही क्लियर किया कि हमारे यहाँ पर किसी तरह की कोई गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ। सब्जी के मैटर में या किसी भी मैटर में हमारी ऑडिट हो गई तो हम सब बिल्कुल क्लियर है। होता क्या है कि उसके 2 महीने बाद 6/6/2019 को कोर्ट इस केस को डिसमिस कर देती है सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम 2013 में चला, 2015 2 साल इसलिए लगे क्योंकि जिसने केस किया था कोर्ट के 17 बार बुलाने पे 17 टाइम, मैं नहीं कह रहा, कोर्ट का रिकॉर्ड बोल रहा है, 17 टाइम कोर्ट के बुलाने पर वो कोर्ट नहीं जाता तो 2015 में कोर्ट केस को डिसमिस कर देती है। अब इन्होंने इसकी प्ली ये ली थी कि चूंकि वो कोर्ट में सही ढंग से केस को परसू नहीं किया गया था इसलिए वो केस डिसमिस हो गया। तो भैया तुमने तो सारे जोर अजमाइश की, सब कुछ किया, तुम्हारा केस तो 2 साल भी नहीं चला, 2 महीने में डिसमिस हो गया। 23/4 को डाला, 6/6/2019 को केस डिसमिस हो गया। 2 केस डाले गए, एक 156(3) और एक 200 CRPC। 156(3) एक तरह का सरकारी केस होता है, 200 CRPC एक तरह का प्राइवेट केस होता है। आज हालात ये बन गए कि आज जो आपने मेरे पर केस डाला हुआ है वो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के जो एक्स प्रेसिडेंट और उनका भाई हरजीत सिंह जीके हैं, आज इनकी कोर्ट में प्रेयर यही है कि चलो FIR नहीं होती तो कोई बात नहीं, आप 200 CRPC के तहत जांच कमेटी इंक्वायरी एक बार दोबारा करवा दीजिए। ये दोनों चीजें कैसे हमारी पिछली माननीय कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। तो ये तो माननीय कोर्ट जवाब देंगे कि उन्होंने 8 पन्ने का जो जवाब लिखा, अगर कोर्ट में जज साहब ने ये 8 पन्ने का जो आंसर दिया तो उसमें उन्होंने सारे फैक्ट्स भी लिखे होंगे, क्योंकि कोर्ट की जजमेंट के हवाले तो आगे सदियों तक दिए जाते हैं, वो तो किसी के कहने पर नहीं लिखी जाती, किसी की मिली भगत पर नहीं लिखी जाती। तो ये जवाब तो इस जजमेंट से मिल जाना चाहिए कि दोनों चीजों को कोर्ट ने कहा कि इसमें जांच का भी कोई विषय नहीं है। उसके बाद आप जो इस समय केस लड़ रहे हो वो 156(3) तो आप मानते हो कि हमारी डिसमिस हो गई, FIR नहीं बनती, ये तो मैं पहले बता दूं। आप तो सिर्फ डिमांड कर रहे हो कि 200 CRPC के तहत ही वो उसकी छोटी मोटी जांच ही करा दी जाए कि चलो ताकि हमें किसी तरह से कोई बाहर पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए। अब मैं बात करता हूं कि 2013 से 15 की जो मैंने आपको सारा बता दी कि किस तरह हुआ। अब मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेस बना वो बेस बना मनजिंदर सिंह सिरसा। अब मैंने प्यार से उनका नाम GC2 रख दिया है, आगे से वो इसी नाम से जाने जाए मेरी तरफ से। उनके एक एफिडेविट देने से, उनके कोर्ट में 15 तारीख को एक एफिडेविट देने से एक भूचाल सा आ जाता है, एक रोला सा आ जाता है। वो किसके लिए? सिर्फ जागो पार्टी उससे हिलती जुलती है, बाकी कोई फैक्टर में फर्क नहीं पड़ता। जागो पार्टी में भूचाल सा आ जाता, उसको लेकर PC कर दी जाती है, प्रणा कर दी जाता है। मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने एफिडेविट दे दिया। भाई मनजिंदर सिंह सिरसा तो धर्मराज रजिस्टर है कि हमेशा सच ही बोलेगा है? वो तो झूठ का पुलंदा, 1 नंबर का झूठा आदमी जिसने जीवन में कभी सच बोला ही नहीं, तो उसके एफिडेविट देने से इतना बवाल। कोई धर्मराज युधिष्ठिर तो नहीं है मनजिंदर सिंह सिरसा। तुम खुद ही अपनी बाइटों में बोलते हो, अपनी स्टेजों पर बोलते हो कि वो मकानों पे कब्जे करवाता है, उसके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं, उसके पिताजी के ऊपर केस चल रहे हैं। तो उस मनजिंदर सिंह सिरसा के एफिडेविट देने से कोर्ट में कौन सा भूचाल आ गया? कोई धर्मराज युधिष्ठिर थोड़ी है कि कभी झूठ बोलेगा ही नहीं, वो तो है ही झूठा, वो तो बोलता ही सिर्फ झूठ है, उसके अलावा कुछ नहीं बोलता। अब सवाल यह है कि सिरसा, इन्होंने क्वेश्चन पूछा उनके प्रवक्ता जी ने, क्योंकि कुछ लोग उनकी बेड़ियां में बट्टे जो रहे सी कतर है वो डुबो देंगे। उनके प्रवक्ता जी ने एक क्वेश्चन पूछा कि सिरसा जी पहले नहीं बोले अब बोले हैं। तो मैं बता दूं सिरसा जी पहले क्यों नहीं बोले, अब क्यों बोले हैं। कहने का मतलब यह कि सिरसा जी पहले कोर्ट क्यों नहीं गए और अब क्यों गए हैं। क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे सरदार मनजीत सिंह जीके के कोर्ट केस से रिलेटेड, कुछ ऐसे कागज मेरे हाथ में आए कि जिसमें जनरल सेक्रेटरी रहते हुए सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा के भी सिग्नेचर है, लेकिन बड़ी सफाई से उन सिग्नेचर्स को केमिकल लगाकर, फ्लूइड लगाकर उसको मिटाने की कोशिश की गई है। अब उनको भनक लग गई कि मैं जो केस का IO है उसके पास और जो माननीय कोर्ट है उनके पास एक एप्लीकेशन मूव करने जा रहा हूं कि इन पेपर्स की SFL से जांच करवाई जाए कि जो मैं कह रहा हूं कि वो ठीक है या गलत है। और जब इस बात की भनक लगती है तो मुझे दबाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए, जैसे GC1 के भाई ने सब्जी का केस डाला प्रेशर बनाने के लिए, उसी तरह GC2 ने मुझ पर प्रेशर बनाने के लिए
एक एफिडेविट फाइल कर दिया। पर मैं आज दोनों को बताना चाहता हूं कि मैं वो प्रेशर कुकर हूं जो ज्यादा प्रेशर पड़ने से फट जाता है, लीक नहीं होता, फट जाता है। तो इसलिए गुरु घर से डरता हूं, गुरु के आगे नतमस्तक होता हूं, गुरु की संगत से डरता हूं। ऐसे प्रेशरों से डरने डरने वाला मैं नहीं हूं। तो आज मैं भी ये पूछूंगा, कल उन्होंने कुछ मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो भाई मुझे भी बता दो, अब तो तुम दोनों मेरे खिलाफ हो गए, अब ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब ये बता दो कि अब तो तुम दोनों मेरे खिलाफ हो गए, अपने रिश्ते का भी तो खुलासा कर दो मेरे भाई। मुझे भी बता दो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब सिर्फ आज मैं दोनों GC1 GC2 से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे ऊपर 3 FIR हो गई, दूसरे के ऊपर 2 हो गई, भाई तुम तो हो गए 5 साल, और मेरी गलती ये कि मेरे ऊपर 2 केस तुमने डाले, वो डिसमिस हो गए और मैं हो गया कट। तो मेरे भाई ये संगत है, किसी भी चैनल पर किसी भी अपने लोगों के बीच में तुम दोनों इकट्ठे, मैं अकेला, आ जाओ अपने चैनल्स पे, अपने फॉलोअर्स के बीच में, अपने जितने भी तुम कहते हो मेरे 5 लाख मिलियन है, मेरे फलाना है, उनके बीच में आ जाओ, दोनों से डिबेट करने को तैयार हूं। तुम दोनों इकट्ठे, मैं बिल्कुल अकेला। मैं चैलेंज करता हूं आज आप लोगों के माध्यम से कि आ जाओ, मैं हर बात का जवाब दूंगा, हर बात का विद प्रूफ विद तथ्यों के हिसाब से दूंगा, खाली नौटंकी नहीं करूंगा। तो आज मेरी अपील है आपके माध्यम से, संगत से भी और उन लोगों से भी जो आने वाले गुरुद्वारा चुनाव को लेकर इन लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत भविष्य के बारे में जानकारी रखता हूं। तो संगत के वो लोग जो गुरु के प्रति नतमस्तक हैं, गुरु के प्रति प्यार सत्कार अपना अकीदा भेंट करते हैं, किसी पार्टी के मोह में आके, किसी यारी दोस्ती के मोह में आके वो कदम मत उठाना कि कल तुम्हें सोचना पड़ जाए, तुम्हें जवाब देना पड़ जाए कि मैं किसी चोर के साथ तो नहीं खड़ा था, मैं किसी चोर के साथ तो नहीं खड़ा था। अपनी बात को विराम देते हुए लेकिन एक आखिरी बात कह के मनजिंदर सिंह सिरसा जी को बधाई देता हूं कि टेंशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उसके ऊपर 3 है, आपके ऊपर 2 है। ये तथ्यों के साथ में आपको उस केस में जोड़ के आपके ऊपर भी 3 करवा दूंगा, बराबर कर दूंगा, दोनों को फाइट। जिस दिन हो गई दोनों का कॉमन नाम GC1 कर दूंगा। आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी मेरे होते हुए। तीसरी मैं करवाऊंगा आपके ऊपर, इसी केस को लेकर, इसी तथ्यों को लेकर कोर्ट में। आप अच्छी तरह जानते हो कि मेरा जज्बा कितना है, मेरा लड़ाई लड़ने का ढंग कितना है। आपने जब मुझे फोन किया था, जब मैंने आपकी पार्टी से इस्तीफा दिया था, तो आपने कहा था नहीं यार तुमने तो मेरे लिए इतनी लड़ाई लड़ी, इतना सब कुछ किया, आप ऐसे पार्टी को कैसे छोड़ के जा रहे हो, आपने मेरे लिए इतना सब दिखाया। तो मैंने आपको एक जवाब दिया था, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे पास ऐसे 3 लोग थे जिनके सामने मैंने माइक चालू करके बात की थी। तो मैं आपको ये बोलने जा रहा हूं कि उस दिन मैंने आपको कहा था कि सिरसा जी अभी तो आपने मेरा 10% देखा है, 90 तो मैं अब दिखाऊंगा आपको। तो उस 90 की ये कसर है जो आप आज एफिडेविट लेकर कोर्ट पहुंच गए। कोई दिक्कत नहीं, आपने जो कोर्ट से तथ्य छुपाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी प्रेशर में आने वाला नहीं। श्रोमणी अकाली दल दिल्ली परमजीत सिंह जी सरना जी प्रधान जी की अगुवाई में इस लड़ाई को लड़ूंगा, हर हाल में लड़ूंगा और उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर इसी जगह पर बैठकर इस बात का जवाब दूंगा कि मेरी जिम्मेवारी संगत के प्रति थी, गुरु घर के प्रति थी, गुरु के मतलब जो हमें कस्टोडियन बना के भेजा था उसको पूरा करके इस लड़ाई को लड़ूंगा, कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। किसी ने भी किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछना हो उसके लिए तैयार है। सर एक सवाल का मुझे बताएं कि आपने कहा कि आपने आरटीआई डाली, तो आपने आरटीआई डालकर एक सरकारी दस्तावेज जिसमें आपको क्लीन चिट मिलती है आपने पहले से ही हासिल कर लिया, तो क्या आपको लगता था कि आने वाले समय के अंदर भविष्य में आपके ऊपर हमला होगा? आपको ऐसा अंदेशा पहले से था? ऐसा नहीं, पहले से नहीं था। 2013 से 2015 तक ऑलरेडी मेरे ऊपर ऐसा केस चल चुका था जो डिसमिस हो गया था। लेकिन 2018 में जब मैंने जीके की लड़ाई लड़नी शुरू की तो मैंने पहले लेटर्स लिखे, आपको बताया पुलिस को भी और कमिश्नर को भी और डीसीपी को भी कि मुझे ये धमकियां दी जा रही है। मुझे अंदेशा नहीं था, मुझे तो इन्होंने कहा कि हम तुझे उसी मैटर में
फंसा देंगे। जब मुझे इन्होंने कहा कि तुझे उसी मैटर में फंसा देंगे तो फिर मुझे लगा कि अपनी सेफ्टी के लिए आरटीआई लेनी जरूरी है। ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਛੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡ ਤੋਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਸ਼ੰਟੀ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕੇਸ 30,000 'ਚ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ 31 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਐਕਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਦੇਖਿਆ, ਚੋਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। और केस जान तो पहले मैं थोड़ी नॉलेज पा दिया, मैं बुक सेलर्स ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਗਾ मैं रिकॉर्डिंग चलाई ਸੀ। मैं रिकॉर्डिंग ਕੀਤੀ ਕਿ क्या ਤੁਸੀਂ बुक छापियां ने? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ नहीं जी मैं नहीं छापियां, मेरे को तो ਐਵੇਂ ਚੈੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, मैं कैश करके वापस दे ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਪੂਰਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀਆਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਦ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਾ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਸੈਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਡੀਓ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਚਲੀ। 30,000 ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ 30,000 ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। 30,000 ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਫਟਰ 1 ਮੰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। लेकिन ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 2 ਵਾਰ ਡੇਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 2 ਵਾਰ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹ ਡੇਟ 31 ਮਾਰਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਮਲਾਣੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੇਸ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੀ ਕਰੂੰ, डिसमिस करूं या वापस लेते हैं, उस टाइम तुसी की करोगे? अगले दिन बेइज्जती करोगे, धक्के मारा या आप पे जाएगा? मैं ना घर से और कोई गलती से नहीं। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਦੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ? ਕਿਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? मेरे को जस्ट समझ लो फरवरी 1 2-3 तरीक ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੇਪਰਸ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਫਲੂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲੂਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ। ਸਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਆਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਗਾਉਣ ਗਏ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਪੀਏ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? नो अगर पता लगता तो मनजिंदर सिंह सिरसा भी उसे लाइन में भी होता पहले दिन तो ही। जब तक पेपर मेरे हाथ नहीं आएंगे, मैं विदाउट जब तक पेपर वर्क के बिना काम नहीं करता, कॉन्फिडेंट होकर काम करता। जब तक कोई कच्ची गल किसी उत्ते मतलब इल्जाम लगाना मेरी ओहदे च नहीं है। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤੋਲਿਆ ਹੈਗਾ? मैं तो इस गल के बारे नहीं कर सकता, मैं अपने बारे गल कर सकता कि कदे कोई चोर किसी दूसरे चोर को तो इल्जाम नहीं लगाता। सरना साहब अगर 123 करोड़ जे उन्होंने खाना होता तो 123 करोड़ छाड़ के ना जाते। आज जो जान के 123 रुपए भी अकाउंट नहीं मिलेंगे। जी आप आज अचानक जीके को भी मैं पार्टी बना रहे हैं, इससे पहले मंजीत सिंह से अचानक नहीं बना रहा, आज के लिए कागज लाया हूं। सुन तो लें, पहले सुन तो लें आप जी। लेकिन उससे पहले आपने कितनी कॉन्फ्रेंस करी? आज तक आपने कभी नाम नहीं लिया उनका। 10 बारी सुनो बता, अब यही शुरू होना, मैंने आपने पूछ लिया नहीं अभी तो मैंने तो पूछा ही नहीं। आप पूछो। हमारी डेटें कोर्ट में पड़ती रही, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई फिजिकल नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद फरवरी तक वर्चुअल हुई, मतलब वर्चुअल हुई। तो मैं आपको दिखाने के लिए आज रहा हूँ उस समय के अंदर भी, कोरोना में भी और ये वर्चुअल भी, ये 20 और 21 के ऑर्डर्स हैं। मैं रेगुलर कोर्ट में गया और मैंने कोर्ट में रिसेंटली पिछले जनवरी में अपना मंजीत जीके के पासपोर्ट सीज की एप्लीकेशन भी लगा रखी है। लेकिन जब तक मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आता, जो कोई केस का तसल्ली बख्श जवाब मेरे पास नहीं आता, तब तक ना मैं पीसी करता ना मैं बोलता। ये अब मेरे पास है, अब इसकी डेट है 12 मार्च की इसकी डेट है। ये सारे पेपर्स आप चेक कर लीजिए, ये कोरोना काल के हैं और फरवरी तक हैं। कम से कम 6 डेटें साथ पड़ी हैं और मैंने हर डेट वर्चुअल भी अटेंड की है, एक डेट फिजिकल पड़ी है, मैंने फिजिकल भी अटेंड की है।
जी जो SSL की मांग कर रहे हैं। डिसमिस हो चुका है, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੇਸ ਤੇ हाँ जी। ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। नहीं एफिडेविट करके तीजी बार नहीं पाया गया। नहीं, इन्होंने एफिडेविट इस गल का दिता है कि मैनू भी उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरवीन ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਦੋ ਵਾਰ ਤਾਂ ਡਿਸमिस ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। हाँ 2 बार पहले हो चुका है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਉੱਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਇਆ ਮੇਨ 200 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ 156 ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 200 ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ नहीं है। तो यह हम 200 सीआरपीसी की बार बार रिक्वेस्ट कर दें कि जज साहब मेरी ये तो मतलब सुनी जानी चाहिए थी। यह केस इन्होंने पाया जो जिले उस मनजिंदर सिंह सिरसा यानी GC2 पार्टी बनने वास्ते जा रहे हैं। ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਬਿੱਲ 2013 ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2013 ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਪਰ ਸਬਮਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 2000 ਆਪਣਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਚੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਦ प्रोसीजर विद डिटेल्स में ऐसा करके रिजेक्ट किया जाता है। राजा आपने मांगी एसएफएल की रिपोर्ट के लिए जांच के लिए अभी आईओ के पास 12/3 से पहले हमने एप्लीकेशन फाइल करनी है क्योंकि 12/3 है नेक्स्ट डेट। उससे पहले हमारे पास समय है और साथ में कोर्ट को भी फाइल करनी है, काफी देनी है जिसकी अगली सुनवाई 12/3 को ही होगी, उससे पहले नहीं हो सकती। सर ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੁਕਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੁਖ सर मेरा ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ 71 ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੂਟਨੀ ਹੋਏਗੀ, 10 ਤੋਂ 11 ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਿਡਰਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈक्टर गुरुद्वारा ने शेड्यूल फाइल करता है तो मुझे लगा नोबडी कैन चैलेंज और ना मेरी एप्लीकेशन होती है एंट्री क्लियर होती है। सर इन केस अगर बच जाते हैं फिर सर इन केस तो कोई जवाब ही नहीं, इन केस तो भी नहीं पता कि अगला साल आना कि नहीं आना। थैंक यू जी। ओके थैंक यू। प्लीज टाइम करा ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਾਲੀ ਜੈਤਪੁਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਰੰਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਜੁਆਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਿਰਸਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਢਿੱਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਮੇਰਠ ਤੋਂ, ਆਗਰੇ ਤੋਂ,
राजस्थान तो अलवर तो उसोरे सारी जगह तो संगत हजारों की तादाद दे विच अमृत संचार अमृत की दात लैण लई गुरु वास हाजिर होए सन। साडा अगला निशाना जिहड़ा है जिथे स्कूलों कॉलेजों का म्यार उच्चा करना है उत्थे समुची कौम नूं सिੱਖੀ स्वरूप नाल और गुरु के चरणों जुड़ना है, जिस दे लई जिहड़ा सहयोग अज तुसीं सानू दे रहे हो असी ये समझते हैं कि अकाल पुरख की रहमत है जिहड़ा तुसीं सानू सहयोग दे रहे हो। असी भी तुहानू कदी निराश नहीं होण देंगे। ये निराश लफ्ज़ मैं वरत्या भी किसी तरह की कोई निराशा तुहानू नहीं होण देंगे। बाकी जिहड़ी गल है आने वाले समय तुहाडी राय बगैर असी कोई काम नहीं करना, तुहाडी राय उत्तम होएगी। साडा दिल्ली कमेटी दे विच इतना एक किस्म के जिहड़े कौम के घातक हैं, तुसीं अज ये देखो अज इन्हां दा कितना बुरा हाल है। सिख कौम काल तक के जथेदार की अगवाई अज ननकाना साहब जथा जाना सी। ज्ञानी भुपिंदरपाल सिंह जी ने उत्ते 4 दिन का प्रोग्राम बनाया सी भी मैं कथा करनी है और मैं दसना है कि उन्होंने मनतां के मनतां की फर्क है, पर उन्होंने मन से मन रह गया। मैनू हुणे मैं ना नहीं लेना, उन्होंने किसी खास बंदे का टेलीफोन आया जथेदार साहब का, कहणगे सरना साहब गल की हुई है। मैं कहा जी अकल की घाट ते मैनेजमेंट आई कोई नहीं, साढ़े को कोई चीज़ नहीं सी। असी पिछली बार 80 बंदों का जत्था लैके ननकाना साहब पहुंचे इस मौके पर। अज नहीं जा रहे कि साढ़े इलैक्शन करके प्रोग्राम है। मैं क्या अगर सानू 3 दिन पहला भी पता चल जाता तो असी तुहानू परमिशन लैके देनी सी, पर अकल नहीं। जत्थे हिंदुस्तान ते पाकिस्तान की सरकार के 4 पास जिन्होंने प्रोटोकॉल का जत्था कहा जाता है, पर हुण जिहड़ा जत्था इन जाता है इनू सिंबॉलिक जत्था कहा जाता है भी अज गुरु रामदास का प्रकाश उत्सव है, जत्था जाना चाहिए। ननकाना साहब के शहीदों की याद दे विच अज जत्था जाना चाहिए। मैनू कहा दस भाई, मैं कहा एक तुहाडा रूप सिंह चला गया, पिछले सब अकल का खाना खाली हो गया। जे रूप सिंह होंदा इत्थे बैठ के ये प्रवानगी लैके जांदा, बंदे 50 घट 100 बार की गल नहीं है। गल हैगी कि अकाल तख्त की रहनुमाई दे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जत्था चला गया। सानू इस गल का अफसोस है, पर मैं कह सकता कि जिहड़ियां गल्लां वो नहीं कर सके सन, असी बगैर कुर्सी दे बगैर कमेटी दे कीतियां पूरियां। हिंदुस्तान की सरकार को भी इजाजत लई ते पाकिस्तान की सरकार को भी इजाजत लई। मैं तुहानू विश्वास दवांदा कि आने वाले समय के विच जिहड़े सिख चाहणगे पाकिस्तान के गुरधामां के दर्शन करने लई जत्था जाना या नहीं जाना, असी उन्हां दी प्रवानगी लैके तुहानू सारिआं दे गुरु नानक के दर्शन करावांगे। ये साडा फैसला है। मैं एक बार फिर हरबीर सिंह हरजीत सिंह बाबा जी का, बाबा सुरजीत सिंह जी का, हरजीत सिंह जी का, इन्हों के सारे साथियों का मैं नाम याद नहीं सकता। सरदार ईश्वर सिंह जी, सरदार पूरन सिंह जी, सरदार मंगत सिंह जी, इन्होंने सारे का धन्यवादी हाँ जिन्होंने अज साढ़े ते विश्वास प्रगट किया है। हुण असी इस विश्वास को असलियत लैके आवांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, सरताप नगर तो आनंद साहब आए इन्होंने वास्ते जिन्होंने बड़ी कोशिश की है इन्हों साड़ी पार्टी ले आने वास्ते और तुहानू इन्हों शामिल करने वास्ते। मैं इन्हों का दिल की गहराइयां तो धन्यवादी हाँ, शुक्रगुजार हाँ।